आई मीन्स करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। सही है, उसको लिखते हैं ए से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मतलब Q अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का होता है सेकंड। तो करंट का एक और यूनिट है कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं CS की पावर -1। समझ गए? ये प्लस से तो क्या बन जाता है माइनस, इसी के ऊपर बोलते हैं एम्पियर। सही है। करंट का मतलब क्या होता है? आई का मतलब, जैसे करंट है 5 एम्पियर, इसका मतलब एक वायर में से करंट 5 एम्पियर है, इसका मतलब ये है कि उस वायर के इतने हिस्से में से 1 सेकंड के अंदर में 5 कूलम चार्ज बाहर निकल रहे हैं। कितने? 1 कूलम में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताया मैंने आपको 6 2 5, फिर आगे 20 जीरो थे। सही है। तो 5 कूलम में कितने चार्ज होंगे? अरे हाँ, के ना, याद आया कुछ? क्लियर है? तो करंट का मतलब क्या होता है? वापस सुन लो, एक वायर में से 1 सेकंड में कितना चार्ज बाहर निकल रहा है 1 सेकंड के अंदर में, वो करंट कहलाता है। तो करंट अगर 10 एम्पियर है, मतलब उस वायर में से 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज बाहर निकल रहा है, मतलब 1 कूलम में उतने इलेक्ट्रॉन, तो उसके 10 गुना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यहाँ से बाहर निकलता है। क्लियर है? ओके। करंट किसकी वजह से होता है? हर मेटल के अंदर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? वो फ्री क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस से जुड़े हुए नहीं होते। मतलब न्यूक्लियस उसको खींचता तो है, पर उनके पास में खुद इतनी ताकत होती है कि वो न्यूक्लियस से फ्री होते हैं। ठीक है, वो इतने फ्री है कि वो कहीं भी घूम सकते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है? जो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से चिपके हुए होते हैं। इसलिए मतलब न्यूक्लियस का उन पे असर इतना होता है कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर ही घूमते रहते हैं, बस वो न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं जाते नहीं है, वो अपने एक ही एटम में दबे रहते हैं। पर मेटल के अंदर क्या होता है? जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस खींचता तो है, पर उनके पास खुद इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है कि वो इसके चक्कर से छूट जाते हैं और वो कहीं की कहीं घूमते रहते हैं। पूरे पूरे मेटल में कहीं भी घूमते रहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम बाहर से कोई भी बैटरी लगाते हैं, तो उस बैटरी के प्लस माइनस के धक्के की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगता है फ्री वाले पे, और वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? करंट। और जैसे हम करंट को बंद कर देंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन वापस से उबड़ खाबड़ रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है ना, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कोई समझ गए? पर जब करंट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर या इधर। वैसे इसके हिसाब से तो इधर जानी चाहिए कि प्लस इधर है, तो माइनस का जाता है प्लस की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अरे हाँ, क्या ना। तो करंट का मतलब क्या है? सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही लाइन में चल रहे हैं। करंट नहीं है मतलब कोई इधर कोई उधर कोई रैंडम मोशन कर रहा है। करंट ऑन एक ही डायरेक्शन, करंट ऑफ रैंडम मोशन। उसके वायर के अंदर ये हो रहा होता है। समझ गए? है ना? ओके, अब हम करंट के बारे में कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। मुझे बुक दे दे बेटा साइंस की। मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने सब भेज दिए, पर आपने देखा होगा पीडीएफ बहुत लंबी है, 33 पेज है। वो लंबी क्यों हुई है? क्योंकि ये क्या फिजिक्स है, इसके इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे चैप्टर हैं, तो इसके इनटेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, तो मैंने उसकी पीडीएफ अलग से डाउनलोड करके, फिर जो मैंने बनाई है पीडीएफ नोट्स वाली, क्वेश्चन वो तो मैं बनाता हूँ, फिर जो सॉल्यूशन है वो नेट पे अवेलेबल होते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैंने 2 पीडीएफ मर्ज कर लिया। तो आप देखोगे जो क्वेश्चन मैंने बनाया वो तो कम ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है उसमें, पर वो जो एक्स्ट्रा है ना, वो इसके इंटेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन है। अंदर जो क्वेश्चन एग्जांपल में दिए हुए हैं, फिर जो पीछे दिए हुए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स है। अरे हाँ, के ना, तो इसलिए वो लंबा हो रहा है। तो वो डाउनलोड कर लो क्योंकि आपको वो चाहिएंगे। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से नहीं आते, इक्का दुक्का ही आते हैं, वो आपको सिखा दूंगा, टेंशन मतलब इजी इजी आते हैं। ठीक है, पर वो फिर भी पास में रखना, कभी आपको सॉल्यूशन देखना हो तो याद रहे। मैंने वो एक में ही सब कर दिया है। अलग क्यों निकाल रहा है? बताओ, कोई तो वो अलग ही आएगा। तो जो निकालोगे तो वो अलग ही पेज होंगे, तुम उसके अलग कर देना, आपको प्रिंट मार देंगे। एक ही पीडीएफ में सारा अवेलेबल है, तो मैंने नोट्स का अलग रखा है, फिर अगले पेज से वो आएगा, तो उसका तुम अलग प्रिंट कर लेना। तुमको जैसा पैसा करो, ठीक है, तुमको कोई मना नहीं है, तुम उसका अलग निकालो, कैसे भी निकालो, बस रखना पास में। करंट के मीनिंग में कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखना, जिसके पास में नहीं है तो वो शेयर करना आपस में। पेज नंबर 200 खोलो। पुरानी बुक है ये ना, पुरानी का 200, और जो न्यू बुक है उसमें एग्जाम्पल 11.1, पहला ही एग्जाम्पल।
न्यू बुक है तो पहला ही एग्जांपल जो है, पुराने में 12.1 है, न्यू में 11.1 होगा। न्यू बुक किसके पास है जिसमें सिलेबस रिलेटेड है, इसमें 11.1 ही है ना। देखो क्वेश्चन सब सेम ही है, वैल्यू भी सेम है। देखो क्या लिखा है, बहुत ही इजी है। एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन कैसे करोगे न्यूमेरिकल फिजिक्स के, फिजिक्स को आपको ट्रीट करना है मैथ्स, फॉर्मूला याद है ना सबका मुझे, फॉर्मूला आपका फॉर्मूला करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम, आई क्या है करंट। इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, कोई भी दो दिए तो तीसरा निकाल सकते हो। अब रटोगे सिर्फ आई आएगा, अरे आई दिया है क्यू दिया आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। टी दिया है आई दिया है आप चार्ज भी निकाल सकते हो। अरे हाँ ना, ये फॉर्मूला है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 ए मतलब एम्पियर, करंट दिया है, आई दिया है 0.5, अरे हाँ के ना, इज ड्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब में से करंट निकल रहा है, ठीक है। फॉर 10 मिनट, टाइम कितना दिया है 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू निकालना है। सबसे पहले इधर देखो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, अरे तुमको समझने में कोई दिक्कत है वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब भाई मिनट है तो सेकंड में लाना पड़ेगा, तो मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 60, तो 10 इंटू 60 आंसर आ गया 600 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है, भाई आई दिया है टी दिया और क्यों निकालना, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसी में तीनों आते हैं, सही है फॉर्मूला है। एक ना इट्स लाइक अ फॉर्मूला फॉर मैथ्स। आई कितना है 0.5, क्यू कितना है नहीं मालूम, टी कितना है 600, डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू क्यू। पॉइंट ऊपर है, जीरो का आएगा नीचे, अब सब मैथ्स कट गया, 5 6 जा 30, जीरो का जीरो कूलम। उस वायर में से जिसमें करंट 0.5 एम्पियर है, 10 मिनट के अंदर में उस वायर में से 300 कूलम चार्ज निकल गया। 300 कूलम मतलब एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, 300 बार इतने इलेक्ट्रॉन निकले सिर्फ 10 मिनट में, समझे, आ गया आंसर। अब बताओ हार्ड है कि इजी, इजी है ना, बस क्वेश्चन समझना, क्लियर, डन, ओके। अब अपन जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, ओके। देखो अब डेफिनेशन आपको याद ही करनी है इसकी, पर इसका मीनिंग क्या है वो बहुत जरूरी है। आप सभी ने 9th में पढ़ा होगा वर्क डन, पढ़ा था, देखते किसको उसका मीनिंग आता है, बताओ क्या होता है वर्क डन। एक एग्जाम्पल क्या समझो, मैंने बहुत ही बड़े मस्त समझाया था अपने यहाँ पे। फॉर्मूला याद है वर्क डन का, हाँ W तो वर्क हो गया है, टाइम होता है सर जब इक्वल फोर्स और फोर्स का, हाँ ठीक, इक्वल फोर्स और इक्वल फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोई चीज का तो वर्क डन कहते हैं उसको। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वेरी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। आम भाषा में समझाऊं तो ध्यान सुनना, नेत्र बेटा ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। देखो वर्क डन क्या होता है, सर यहाँ पे वर्क डन कैसे आया, अरे तो वायर में यही तो हो रहा है, मैं दिखाऊंगा कैसे वर्क डन हो रहा है। व्हाट इज वर्क डन, मान लो कि आपके पास, मान लो कि ये अपना ईशान है, कौन है ईशान, अफलातून, ठीक है। ईशान और रैनिस का झगड़ा हुआ, ये अपना आर फॉर जुल्फे, हाय मेरी जुल्फे, रैनिस बोले झुकेगा नहीं साला, बाल तो नहीं कटवाएगा। कोई बात नहीं, चलो तो मैं रैनिस की जुल्फे हैं। अब ईशान ने रैनिस को क्या किया पता है, रैनिस जो खड़ा था उसके पीछे उसकी ढूंढी पे सुई चिपा दी। अब रैनिस को आया गुस्सा, फिर रैनिस ने सबसे पहले ऐसे किया, करके ऐसे माथे पर गया। और रैनिस फिर भागा ईशान के पीछे, ईशान आगे रैनिस पीछे,
और फिर रैनिश ने फिर एकदम सुपरमैन की तरह ईशान को मारी एक लात झाड़ करके। तो ईशान पे लगा फोर्स, क्या लगा? फोर्स। मान लो कि फोर्स लगा 10 न्यूटन का। अब ईशान ये 0 पोजीशन पे खड़ा है, यहाँ लात पड़ी और ईशान गिरा 5 मीटर जाकर गिरा, धड़ाम करके धाड़। कोई दिक्कत नहीं है। तो ईशान यहां से यहां तक गिरा, तो ये इसका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जितना वो दूर गया, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। और फोर्स कितना लगा? 10 मीटर। तो रैनिश ने ईशान पे कुछ वर्क किया। कितना वर्क किया? तो वर्क कुछ नहीं होता है, जितना फोर्स लगाया और जितना डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। तो फोर्स कितना है? 10। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 5। तो रैनिश ने 50 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? हर का यूनिट होता है, तो वर्क का होता है जूल। तो रैनिश ने ईशान पे 50 जूल वर्क किया। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जितना फोर्स लगाया और वो चीज कितनी दूर गई, वो आप मेजर कर लो। आपने कितना फोर्स लगाया वो मेजर कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आपने इसमें कितना काम किया। क्यों? क्योंकि हम जब किसी पे धक्का लगाते हैं तो हम अपनी एनर्जी यूज करते हैं। तो एनर्जी कहाँ गई? इमेजिन कोई चीज रुकी हुई है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो रुकी हुई है, ठीक है। हमने उसमें धक्का लगाया, धड़, तो वो चलने लग गई। तो एनर्जी कहाँ से आई उसमें? वो हमारी एनर्जी उसमें गई। मान लो कि मैंने अपनी 10 जूल एनर्जी खर्च की ना, तो उसमें वो 10 जूल पूरी चली गई है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये 9th में पढ़ा था हमने, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सुहानी आई को दिखा, सुहानी है, देखो एक मिनट में आता हूँ। तो बेटा वर्क समझ गया ना क्या होता है? जितना फोर्स लगाया और डिस्टेंस, उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? वर्क। देखो आप समझो, हम जब किसी पे वर्क करते हैं, इमेजिन करना, मान लेते हैं कि इस समय जब इसने लात मारी इसको, उस समय कुछ एनर्जी इसकी बॉडी में भी होगी, कुछ एनर्जी इसकी बॉडी में भी होगी। मान लो कि इसके अंदर एनर्जी है 100 जूल की, इसके अंदर है 200 जूल एनर्जी। जब इसने इस पे लात मारी तो कितना वर्क किया? 50। तो एग्जैक्टली इसकी 50 कम होके 150 हो जाएगा, वो 50 एग्जैक्टली इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें हो जाएगी प्लस, इसमें हो जाएगी माइनस। एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन खत्म नहीं होती। बस समझ आई? अरे हाँ ना, तो कोई चाहिए जो देखो, धक्का वही लगा पाएगा जिसमें कोई एनर्जी हो। अरे ये और नो, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, जिसमें कुछ ताकत हो वही तो कुछ काम कर पाएगा ना। मेरे पास समझ आई ना? तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब भी तो काम होता है। तो वो काम करता कौन है? वो काम करता है हमारा सेल। अब ध्यान से समझना, एक वायर के अंदर क्या होता है? अरे बैटरी, तो सेल ही बोलते हैं ना उसे। ये वायर है, इसके अंदर में ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सारे नहीं बनाता, मैं एक का द्वितीय बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, ठीक है। बैटरी का मैंने माइनस यहाँ रखा, प्लस यहाँ रखा, ठीक है। वो तो मेरी बैटरी में क्या वैल्यू माइनस प्लस, सही है, तो मैं जोड़ दिया इसको। अब ये इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? टूटा हुआ नहीं, ये ओपन सर्किट। अब करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, वायर कनेक्शन टूट जाए तो वो चलती नहीं है, तो जोड़ते हैं, चलती है। तो कनेक्शन टूट गया मतलब ओपन सर्किट, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सब सही है, मतलब क्लोज सर्किट, सर्किट क्लोज हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, देखो हम जो मार्केट से सेल लेके आते हैं, हम घड़ी में सेल डालते हैं, उसके अंदर एनर्जी क्या है? उसके अंदर में कुछ एनर्जी, बड़ा सेल तो बड़ी एनर्जी है, 9 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 150 वोल्ट की बैटरी, जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना उसमें एनर्जी होगी, उतना वो लंबा समय चलेगा। आप छोटा सेल लो कम समय चलता है, बड़ा सेल लेके ज्यादा समय चलता है, क्योंकि उसमें ज्यादा ताकत है उसमें, सही है। अब सुनो, तो बैटरी के अंदर एनर्जी, ठीक है, मान लो कि बैटरी के, इमेजिन करो कि 50 जूल एनर्जी, 50, ठीक है। अभी बैटरी का वैल्यू जैसे प्लस माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज है? माइनस। तो बैटरी का प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के माइनस को अट्रैक्ट करेगा, पास में खींचता है ना भैया, प्लस माइनस पास में आता है, हाँ ना। तो बैटरी का प्लस इलेक्ट्रॉन के माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ पे था, यहाँ पे, इसमें क्या लगेगा? एक फोर्स, कौन? ये कौन लगाएगा? ये प्लस, बैटरी वाला प्लस। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब वो चलेगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या किया गया? वर्क।
अब वो वर्क किया तो किसने किया? इस बैटरी ने किया। सही बात है। अब जब बैटरी इस पर वर्क करेगी तो बैटरी की जो एनर्जी है वो कम होगी और वो एनर्जी किसको मिलेगी? सीधी इलेक्ट्रॉन। सही है, वो इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो मान लो कि बैटरी ने अपनी 1 जूल इलेक्ट्रॉन 1 जूल एनर्जी दे दी इसको, तो इसके पास तो आ गई 1 जूल और इसकी होगी 49। समझ गए? ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी फोर्स करेगा बैटरी का, ये भी चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस पर भी वर्क होगा। मान लो बैटरी ने इसको अगेन 1 जूल दे दिया एनर्जी, ठीक है, और तो इसका कितना हो गया? 48। और इसीलिए हमारी बैटरी इतनी खत्म हो जाती है। धीरे 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 बैटरी इलेक्ट्रॉन को भगाती रहती है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो एनर्जी कौन देगा? सर भाग भाग, वो भाई अब टिकट लगा मनी, जेब में पैसे, चल भाग भाग, टिकट खत्म हो गया बैटरी फेंक दी, नहीं बैटरी लेकर वापस से लगाएगा उसको। हम जो पैसा देते हैं ना, बिजली वाला पैसा, वो उस एनर्जी का ही पैसा। ये जो टॉरेंट पावर हाउस है वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ क्या हो रहा है, वो सिर्फ ताकत लगा रहा है हमारे घर के इलेक्ट्रॉन को भगाने के, और उसी ताकत का पैसा देते हैं। तो मुझे इतनी ताकत दी ना इलेक्ट्रॉन भगाने की, ये पैसा सिर्फ इलेक्ट्रॉन भगाने का। बात समझ में आई? तो आप बताओ, जब एक वायर के अंदर में करंट चलता है तो वहां भी वर्क होता है ना? वर्क किस पे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। कौन करता है? बैटरी करती है। और यहाँ के ना बस तो समझ वर्क होता है। पहली बात तो वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, इस सब का मतलब क्या है? तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों एक ही चीज के अलग अलग वर्ड है। क्या मतलब है? समझ गए? इसको V डिनोट बाय V, वोल्टेज V, शॉर्ट में भी बोलते हैं, P भी बोलते हैं। ओके, चलो PD बोलते हैं, PD भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, मोस्टली वर्ड यूज होता है V फॉर वोल्टेज। क्या मतलब है? ओके, हम बोलते 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसे बोलते नहीं बोलते? अरे हाँ, क्या ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझ, ध्यान समझना। देखो तो अब आप पेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पे आ जाओ बुक में अपने, ठीक है, और उसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ो। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है, उस पे आ जाओ, और सेकंड जो पैराग्राफ है, वी डिफाइन, वो मिल गया लाइन। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. Work done to move a unit charge. इस लाइन का अर्थ समझ, आपको ध्यान एग्जाम आएगा। What is potential difference लिखोगे? It is the work done to move a unit charge from one point to another is known as potential difference. Full marks. पर मीनिंग क्या है इसका? तो समझो, सब समझना। देखो, एक मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक पूरा सर्किट, ठीक है। मैंने इस पे 2 पॉइंट दिए, ए और बी, तो यहाँ बीच में वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ एरो से, वायर है। अगर आपको उन 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मापना है तो आपको एक सामान्य चीज का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका? वोल्ट मीटर। उसको बी से लिखते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या करता है पता है? आपको 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज दिखा कर देता है। पहली बात तो ये। अगर आपको ये मालूम करना कि इस वायर में कितना करंट है तो आपको चाहिए अमीटर। क्या चाहिए? तो वोल्टेज के लिए चाहिए वोल्ट मीटर, और करंट के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अमीटर। अगर आपको मालूम करना कि ये वायर है, इसमें से कितना एम्पियर करंट निकल रहा है, सही है, तो हमको तो दिखता है यार करंट, सही है, तो कौन बताएगा? तो एक हम क्या करेंगे, एक आगे एक मशीन जोड़ देंगे, इसका नाम है अमीटर, ऐसे, सही है। तो करंट को कौन मेजर करता है? अमीटर। वोल्टेज को मेजर करता है वोल्ट मीटर। ठीक है, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और वोल्ट मीटर में रीडिंग आई 5 वोल्ट। कितनी रीडिंग आई? ठीक है, कितनी रीडिंग आई? 5। समझ गए ना? ठीक, क्या मतलब है 5 वोल्ट का? अब वो समझ। देखो, तो 5 वोल्ट का मतलब ये हुआ
कि अगर आपको पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा? बैटरी। वो जब बैटरी लेके जाएगी तो उसको क्या क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ के ना, तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक पहुंचाने में कितना वर्क कर रही है, वो उसका मतलब है 5 वोल्ट। मतलब ये कि अगर ए पॉइंट पे मेरे पास में 1 कूलम जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 कूलम। 1 कूलम इलेक्ट्रॉन मतलब कितने सारे? वही 6, 2, 5 और 20 0, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो आप 1 कूलम इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर ए से लेके बी तक पहुंचाना है तो उन पर धक्का लगाना पड़ेगा। तो जब धक्का लगेगा तो उन पर वर्क डन होगा। सही बात है। रीडिंग कितनी आ रही है वोल्टेज वोल्टमीटर में? 5। तो ये बैटरी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च कर रही है? कितनी खर्च कर रही है? तो आंसर है 5 वोल्ट। का मतलब है 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकती है, वो है वो। भाई वर्क तो करना पड़ेगा ना। अरे यस और नो? अरे हाँ के ना। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए? ये कितनी सप्लाई कर सकती है? ये कितना ये सप्लाई करेगा? ये एनर्जी ये सप्लाई करेगा। तो आंसर क्या आया? 5। कुछ जरूरी नहीं 5 ही हो, अलग अलग बैटरी के किसी का ज्यादा भी होता है। मान लो कि मैंने बड़ी बैटरी ले ली, ठीक है, बैटरी को बढ़ा दिया, सेम पॉइंट है ए और बी, ठीक है, यही सर्किट है, मैंने ये छोटी बैटरी हटाई, बड़ी बैटरी लगा दी। अब आप वोल्ट मेजर करोगे सेम चीज में, तो वो वोल्ट मान लो कि 20 वोल्ट आ जाए, बड़ा आएगा इस बार, कि ताकत बड़ी है। आप दोनों फर्क समझो, फर्क क्या पता है? ये बैटरी 1 कूलम को यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना धक्का मार, कितनी एनर्जी खर्च कर रही है? केवल 5 जूल की एनर्जी खर्च कर रही है, ठीक है। पर यही बैटरी, दूसरी बैटरी, बड़ी बैटरी, उसी 1 कूलम को ए से बी तक पहुंचाने में कितनी एनर्जी खर्च कर रही है? 20। मतलब ताकत किसमें? इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा खर्च कर रहा है। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं? मतलब यहाँ पे ज्यादा ताकत, ज्यादा धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस बैटरी का ताकत ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा ताकत खर्च कर सकती है। वोल्टेज मीन्स कुछ नहीं है, बैटरी की ताकत है। बैटरी कितनी ताकत सप्लाई करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वोल्टेज ज्यादा, तो बैटरी ज्यादा सप्लाई करेगी, और ज्यादा सप्लाई करेगी तो इलेक्ट्रॉन तेज तेज भागेगी, और तेज तेज भागेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अगर आपको कोई बोले कि ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी बैटरी जुड़ी हुई है इस सर्किट के अंदर में, ठीक है, वो बैटरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है? 100। कितना वर्क कर, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मीन्स एनर्जी। तो कितना वर्क कर रही है बैटरी? 100 का वर्क कर रही है। कोई बैटरी 100 का करती है वर्क, कोई करती है 300 का वर्क, कोई करती है 400 का वर्क। अभी अगर वर्क 500 किया गया है और एक वर्क 100 किया गया, तो 500 में क्या होगा? लात जोर से पड़ी होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है। अरे हाँ के ना? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम है, तो कौन बढ़ेगा फिर? फोर्स बढ़ेगा ना। अरे हाँ के ना? डिस्टेंस 10 ही है। आप चाहते हो कि अब आंसर 50 आए, तो क्या करना पड़ेगा इसको? 5। आप चाहते हो कि अब यही आंसर 100 आए, तो क्या करना पड़ेगा इसको? 10। तो एक में 100 आ रहा है और एक में 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जो 100 वाला है वो कितना फोर्स मार रहा है? 10 का फोर्स मार रहा है, कि डिस्टेंस तो उतना ही है। फोर्स बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन तेज तेज भागेंगे वहां से। समझ गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने, एक कूलम चार्ज को लेके जाना है, कितना वर्क होगा, कितना वर्क चाहिए, कितना वो वर्क बैटरी सप्लाई करेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वर्क तो होगा ही ना, सीधी सी बात है। वर्क क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगेगा, और जब फोर्स है और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो डिस्टेंस भी आ गया, और जहां पे फोर्स है, डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्क। तो वो ताकत कौन सप्लाई करता है? बैटरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम एक वन पॉइंट टू अनदर। और ये वर्क कौन करेगा? बैटरी करेगी। ये एनर्जी कौन देगा? बैटरी देगी। हमारे केस में वो ताकत कौन दे रहा है? टॉरेंट पावर हाउस।
ऐसा मान लो उसके 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 फैक्ट्री में बड़ी सी बैटरी लगी हुई है जिसमें कंटिन्यूली बिजली बनती रहती है, वो हमको सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, ले तेल इलेक्ट्रॉन भगाना, ले भगा और मुझे पैसे दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेगा तभी से चालू होगा वरना ही चालू नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है? ओके। सो अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मतलब इतना समझ में आया? देखो बैटरी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन चार्जेबल, एक चार्जेबल। चार्जेबल बैटरी से मान लो कि उसकी ताकत वापस से आ जाती है, जैसे कि हम चार्जेबल बैटरी है, खाना खाया, एनर्जी खत्म हुई, वापस से खाया। ठीक है, दोनों फर्क क्या है? दोनों फर्क केमिकल का फर्क है, अंदर क्या केमिकल यूज किया गया है। ये पूरा आपके कैलकुलेशन आपके 12th में आता है, अब आप सीखोगे कैसे बैटरी, कौन सा केमिकल लेके बैटरी रिचार्जेबल बने, कौन सा केमिकल लेके बैटरी एक बार खत्म किया और खत्म हो जाए, यूज किया और खत्म हो जाए। डिपेंड अपॉन द केमिकल, आपने कैसा केमिकल यूज किया, सब कुछ केमिकल रिएक्शन है अंदर और कुछ नहीं। समझ गए? एक केमिकल रिएक्शन वो है जो रिवर्सिबल है और एक वो है जो इरिवर्सिबल है, मीन्स वो उल्टा पुल्टा हो सकती है। वो सब पढ़ोगे बड़े हो गए, बीच में आप जाने का नहीं है। बस आप समझोगे हर सेल के अंदर, छोटा हो कि बड़ा हो, उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी क्यों चाहिए? किसको भगाना है? इलेक्ट्रॉन को भगाना है। एक सेल खराब हो गया, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला है नहीं है, धक्का नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब फर्क नहीं है, खत्म खेल। समझ गए? ओके, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। सो पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। So what is work done? W. What is charge? Q. Now V is equal to W. W का यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल। Q का क्या होता है? कूलम। अरे हाँ के ना, कूलम होता है। तो क्या हो गया यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी का यूनिट हो गया जूल अपॉन कूलम, मींस जे सी की पावर माइनस में। सही है? अरे हाँ के ना। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वोल्ट। क्या बोल देते हैं? वोल्ट। तो क्योंकि उसका सिंबल वीबी है, तो मैं लिखूं 5 वोल्ट, मैं लिखूं 5 जूल पर कूलम। एक ही बात समझ में आ गई? ये यूनिट आपको मन से रखना नहीं, मन से बनाना है। वर्क का क्या होता है? जूल। क्यू का क्या होता है? कूलम। बन गई मन से। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? ये है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। डन? कोई दिक्कत नहीं? गारंटी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, अब एग्जाम्पल 12.2 पे आओ। 12.2 पे आ जाओ। ठीक है, अगेन फॉर्मूले को पढ़ना सीखो। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, कोई भी दो मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं, भले वो कोई भी दो हो। ठीक है, तो रटना नहीं है कि इस फॉर्मूले से केवल V ही निकलता है, इससे V भी निकल सकता है, W भी निकल सकता है, Q भी निकल सकता है, सब निकल सकता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल 12.2 और उसमें 11.2 न्यू वाले में क्या लिखा है देखो। अच्छा एक काम करते हैं, रानी पढ़ के बताएगी कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। बताओ रानी। रानी के बाद में बताएगा अपना पूर्वराज। बिल्कुल, वर्क निकालना है, चार्ज मतलब क्यू दिया हुआ है, कितना है क्यू? 2 कूलम, और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। सही बात है? वापस पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मच वर्क, कितना वर्क? W निकालना है। डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2C, 2C मतलब 2 कूलम, तो Q दिया हुआ है। अरे हाँ कहना, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो वोल्ट दिया हुआ है। तो W, Q और V कौन से फॉर्मूले में आते हैं? इस फॉर्मूले में आते हैं। ये फॉर्मूला हमने चूज कर लिया। अब V की वैल्यू रखो 12, W मालूम नहीं है, Q कितना है 2, डिवाइड क्या बन गया? मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, और अरे वर्क निकला है, वर्क का यूनिट होता है जूल। 24 जूल वर्क वो बैटरी करे 2 कूलम चार्ज को वहां एक पॉइंट दूसरे पॉइंट ले जाने के। क्लियर है? ठीक है, आगे आंसर सिंपल। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कुछ चीजें जो आप मन से बनाओ डेफिनेशन। एग्जाम पूछेगा
डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट। ये सब बहुत ही भंगार और इजी है, समझो। क्या लिखना अभी, व्हाट इज करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, सही है। अरे हाँ के ना, मैं देखो अगर मैं Q को 1 ले लूं और टाइम को भी 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 एम्पियर। भाई Q 1 है और T भी 1 है, तो Q बाई T क्या होता है, करंट। अरे हाँ के ना, सो आप क्या बोलोगे, डिफाइन 1 एम्पियर, आप क्या बोलोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर फॉर 1 सेकेंड देन द करंट इज 1 एम्पियर। वो सब 1 करना है बस। अरे हाँ के ना, when 1 कूलम of charge flow through a wire for 1 second, the current is 1 एम्पियर। खत्म हो गया। ऐसे लिखोगे बाद में लिखोगे I is equal to Q upon T, Q को ले लोगे 1 कूलम, T को ले लोगे 1 सेकेंड, आंसर आ गया 1 एम्पियर। खत्म हो गया। सब तो 1 लेना है बस। बोलेगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो व्हाट इज वोल्ट, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको 1 करना है तो क्या बोलोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बन गई डेफिनेशन। अरे हाँ कहना, समझ गए। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज देन द वोल्टेज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। 1/1 ही होता है। अरे हाँ कहना, कोई दिक्कत है क्या। तो ये 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है, डन। अब कुछ छोटी मोटी चीजें और है जो बुक में दी हुई है। पीछे भी आपसे अब बोर्ड पर देखना, आपको सब मिल जाएगा नोट्स में। एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर। सब सुनो, 10⁻³ को बोला जाता है मिली, और 10⁻³ बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, ये वर्ड यूज होते हैं साइंस में और मैथ्स में यूज होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिखूं 10⁻³ ओके, तो इसका मतलब क्या है पता है, 10⁻³ है, इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं, इसको हटा के आपको लिखना है मिली। अब से आप ये समझ लो कि आपको 10⁻³ जब भी लिखेगा फिजिक्स की बुक में, साइंस में, आप उसको 10⁻³ इसको लिखोगे m, क्या लिखोगे, m फॉर मिली। तो समझ, मैं लिखता हूँ 5 मिली एम्पियर। कुछ नहीं समझ में, 5 इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 10⁻³ बस। समझ गए। हम बस इसको हटा, जैसे कि मैं लिखा 7 10⁻³ एम्पियर, मैं इसको लिख सकता हूँ 7, इसकी जगह लिखूंगा मिली और एम्पियर। बस इसको हटा के एम लिखना, एम का मतलब ये 10⁻³। अरे हाँ क्या ना, सेम टू सेम 10⁻⁻6 उसको बोलते हैं माइक्रो, ये सिंबल है उसका, माइक्रो। तो कैसे लिखने का देखो, 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर, तो क्या लिखोगे आप, 5, इसको क्या हटा क्या लिखोगे, माइक्रो एम्पियर। कहीं ऐसे लिखा हुआ है 7 माइक्रो एम्पियर, मतलब 7 इंटू ये क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। समझ गए, बस उसको हटा के एक नया सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है। अच्छा कैसे लिखा है, 5 × 10⁻⁻6 वोल्ट, क्या बोलोगे, 5 माइक्रो वोल्ट। चाहे एम्पियर के साथ में आए कि कहाँ भी आए, 10⁻⁻6 को आप हटा के ये ले सकते हैं। इसका मतलब ही है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻6 से। m का मतलब क्या है, किसे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से। क्लियर है एकदम, ओके। नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन मत ले, ओए मिल जाएगा, मैं प्रॉपर बनाएगा, एक भी चीज मिस नहीं की है इसमें, ठीक है। आई थिंक यहां तक आप सबको कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ो। नेत्रा बेटा क्लियर है, ओके। अब आप नेक्स्ट पेज पे आओ, उस पर लिखा है सर्किट डायग्राम, देखा है वोल्टेज का जो एग्जांपल 12.2, उसके बाद में आ जाओ, सर्किट डायग्राम लिखा हुआ है ना। व्हाट इज सर्किट डायग्राम, देखो इन रियल व्हाट इज अ सर्किट, ये जो घर में जो वायर आ रही सर्किट है ना। अरे हाँ के ना, वायर आया, वायर से पंखा जुड़ा है, ये ट्यूबलाइट जुड़ी है, ठीक है, समझ गए ना, फिर लैपटॉप जुड़ा है, एसी जुड़ा है, ठीक है। तो हमारे घर पे क्या होता है पता है, हमारे जो घर पे सर्किट होता है उसमें बहुत सी चीजें होती है, बल्ब होता है, फैन होता है, ठीक है। अब मैं बोलूं, इमेजिन करता है, ठीक है, कि एक घर है, उसमें
एक कमरा है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि कमरे में वायर गया, ओके, ऐसा वायर गया, उसमें एक वायर गया ऐसे, फिर वो वायर ऐसे मुड़ा, डन। फिर आगे लगा हुआ है एक बल्ब, क्या जुड़ा हुआ है उससे, एक बल्ब। अब भाई इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, ऐसा डब्बा होगा, फिर वो यूं होता है, सही है, फिर अंदर ऐसे दो वायर, ऐसे दो होते हैं, सही बात है ना, फिर बल्ब, फिर आगे अगेन वायर गया, ओके। मान लो कि आगे आगे वो वायर जुड़ा है बटन से, क्या आ गए, बटन, बहुत सारे बटन आ गए, अरे यस और नो, बटन आ गए, बी फॉर बटन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वायर बाहर निकला और बाहर जाके हमारी जो मेन लाइन है बाहर जो होते हैं खंबा, उससे जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिन करो। अब बेटा देखो, मुझे घर का जो ये एक सर्किट हो गया घर के एक रूम का। अब यार क्या बार बार ऐसे बनाएंगे, वायर को ऐसे मोटा मोटा दिखाएंगे, बल्ब बनाएंगे, अब मान लो एसी आ गया तो थोड़ी एसी का फोटो बनाओगे, अरे हाँ, क्या ना, सही है। टीवी आ गया तो टीवी बनाओगे क्या ऐसे फोटो में, तो आप समझ लो सर्किट का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या रियल में फोटो बनाएंगे तो फिर कितना टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक हर चीज का सिंबल बना दिया। उन्होंने बोला काम करो, जब भी वायर हो उसको आप दिखाओगे एक लाइन से, किससे दिखाओगे, एक लाइन से। तो ये वायर का सिंबल है, क्या है, सिंबल, एक लाइन दिखाया मतलब वायर है, आप समझ रहे हो वो वायर है, ठीक है। आपको जब भी बल्ब दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओ, ठीक है। मान लो कि एसी आ गया तो आप ऐसे डब्बा बना के लिख दो एसी, समझ जाओगे भाई वो एसी है ना। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं, किसके लिए बना दिए सिंबल्स, जो भी सामान हमारे घर में होता है, ठीक है, अरे हाँ, क्या ना। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि बल्ब के लिए क्या सिंबल यूज होता है, बैटरी के लिए क्या सिंबल यूज होता है, हम थोड़ी बैटरी में बैटरी बनाएंगे वहां पर, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, अमीटर, इनका सिंबल हम सिंबल पढ़ेंगे। तो देखो सर्किट डायग्राम लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक सेल और एक बैटरी में क्या अंतर होता है, पहले वो समझो। तो बैटरी, जब भी बोलेंगे बैटरी, मतलब बैटरी का मतलब ही होता है एक से ज्यादा सेल, मोर देन वन सेल, मोर देन। मैं बोलूं कि मेरे पास में बैटरी है, मतलब समझ जाओ कि उसमें एक से ज्यादा सेल है, ठीक है। तो बहुत सारे जब सेल को मिलाते हैं तो बैटरी में सेल ही होते हैं, बहुत सारे सेल को जो मिला देते हैं ना, तब जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। मान लो कि मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। मैंने इस सेल को जोड़ा एक दूसरे सेल से, तो अब क्या कहलाएगा ये, बैटरी। अब ये दोनों मिला क्या कहलाएंगे, बैटरी कहलाएंगे। अकेला क्या कहलाएगा, सेल। दोनों मिला क्या बोलेंगे, बैटरी। बात समझ में आ गई। तो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, समझ गए। अरे हाँ, के ना, आपने तो ऐसे बहुत सारे खिलौने देखे होंगे जिसमें एक ही सेल आता है, और फिर अपने ऐसे भी देखे जिसमें दो या तीन सेल लगते हैं। तो वो दो तीन सेल लगा है ना, मतलब आपने बैटरी लगेगी, कि वहाँ पे तीन सेल आपने जोड़ दिए, दो सेल आपने जोड़ दिए, पांच सेल जोड़ दिया, समझ गए। आपकी कार में क्या होता है, बैटरी होती है, सेल होता है, बैटरी होती है। तो सर वहां तो ऐसे ऐसे सेल नहीं होते, ऐसे गोल गोल। बेटा आप अपने माइंड में ये मत लाओ कि सेल का मतलब गोल गोल ही होता है, सेल का मतलब होता है उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो अगर आप बैटरी खोल के देखो ना, तो उसके अंदर देखो बैटरी अंदर कैसा दिखेगा, वो बैटरी ऐसी होती है ना घर की वो बैटरी। तो यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है, प्लस, सही है। बैटरी ऐसी दिखती है, आप देखी हो तो कभी इन्वर्टर की बैटरी देखी हो, है ना, या फिर अगर आपके घर पे अगर सोलर पैनल है तो उसकी बैटरी देखी हो, तो ऐसी बैटरी होती है, ठीक है। उसके अंदर देखोगे तो आपको सेल दिखेंगे, वहां पे सेल ऐसे गोल गोल नहीं होते, उसके अंदर सेल ऐसे होते हैं, प्लेट के रूप में होते हैं। एक प्लेट पे लिखा होता है प्लस, एक पे लिखा होता है माइनस, एक पे लिखा होता है प्लस, एक पे लिखा होता है माइनस, ठीक है। एक पे लिखा होता है प्लस, एक पे लिखा होता है माइनस, ये दोनों मिला के एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे प्लेट वाले सेल होते हैं। और बहुत सारे सेल मिला दिए मतलब क्या कहलाएगा, ये बैटरी। कुछ सेल का स्ट्रक्चर ऐसा गोल गोल होता है, वो हमारे घर पे होते हैं। पर बैटरी के अंदर सेल होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, वो उसके अंदर देखना पड़ता है कि भैया बैटरी किस तरीके से बैटरी तोड़ी हुई है, छोटी मोटी बैटरी। तो आपको ना उसके अंदर ऐसे 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 कुछ दिखा होगा, कंपार्टमेंट दिखे होंगे, वो कंपार्टमेंट यही होता है, आगे भी खोल, ठीक है। बात हुई क्लियर। तो बैटरी क्या है, एक से ज्यादा सेल को जोड़ दोगे तो क्या होगा, बैटरी बनेगी।
एक है तो सेल, और एक से ज्यादा जोड़ दिए तो बैटरी, सिंपल। तो अगर मान लो कि एक सेल आपने यूज किया है तो उसका सिंबल क्या होगा पता है? एक सिंगल सेल का, वन सेल का जो सिंबल है वो है ऐसा। आपको अब ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये ड्रॉ कर दो। आप वो आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि उस सर्किट में आपने एक सेल यूज किया। बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। अभी सर मैं बड़ा माइनस का करूँ तो गलत है, सिंबल ऑलरेडी बनाए गए हैं, तो आपको याद करना कि ऐसा यूज करना है। अब मान लो कि आपने सर्किट के अंदर में 3 से 4 सेल जोड़ दिए, आपने 2 सेल जोड़ दिए, मतलब वो क्या बन गया? बैटरी बन गया। अब तो बैटरी क्या लाएगा? 2 सेल है तो ऐसे दिखाओगे पता है, प्लस माइनस, फिर माइनस का जोड़ेगा दूसरा प्लस। ऐसा नहीं सर, ये प्लस ये माइनस, दूसरे का माइनस प्लस, काम ही नहीं करेगा। उल्टा कनेक्शन आपने तो देखा होगा, बैटरी जब उल्टी उल्टी लगाते तो कोई कोशिश चलती नहीं है, क्यों? कनेक्शन ही उल्टा है। ये माइनस आपस में रिपेल करेंगे वो काम नहीं करेगा। अरे हाँ के ना, तो आपको सही कनेक्शन करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस ये 2 सेल जोड़े, आपने 3 जोड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और दिखा दो, बड़ा प्लस दूसरा माइनस। आपने 4 लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, उतना बड़ा कर दो उसको। ये बैटरी का सिंबल है, समझ गए? अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में आता है, यहाँ पे 2 मार्क्स में आएगा। ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी बल्ब। आपको ए लिख के ये ड्रॉ करना है, बी लिख के वो बल्ब ड्रॉ करना है। बल्ब मतलब जो यहाँ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? अब मान लो कि बटन आया, बटन, अब देखो बटन या तो होगा ऑफ या होगा ऑन। तो अगर स्विच ऑफ है, बटन ऑफ है, तो आप तो ऐसे लिखाओ, ऐसे, ये ऐसे। या फिर एक और तरीका है, ऐसे ऐसे ऐसे। पर फिर हमारे बुक में ये यूज किया तो हम अब ये ड्रॉ करें, ये यूज करें। पर अगर मान लो कि एग्जाम में वो सर ऐसा ड्रॉ कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये भी एक बटन ही है ना, तो कभी जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो बटन बंद है। समझ गए? स्विच ऑफ। अब हमने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ऐसे दिखाएंगे लाइन, ऐसे 2 ब्रैकेट, फिर डॉट, डॉट लगा दिया, बटन चालू। डॉट का मतलब बटन मतलब करंट चल रहा है अंदर। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, क्लोज ऑन एक ही बात है भाई, क्लोज हो गया ये क्लोज, गेट एक ही बात है। सर सर वो ऑन है ना, वो क्लोज दिखा है। कौन? हाँ तो ऑन के क्लोज दिखाएगा ना। ऑन का मतलब ओपन है और ऑन क्लोज है, इसलिए उसका मतलब वो होता है सर डॉट। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला है, खुला है मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है ना, तो ऑफ ही हुआ ना, बटन बंद। वो फिर भाई सर ऑफ में डॉट है। हाँ, कहाँ पे ऑफ में डॉट है भाई? नहीं भाई क्लोज दिखा है, क्लोज दिखा है, कहाँ ऑफ लिखा है भाई? क्लोज दिखा है। हाँ तो क्लोज मतलब क्या हुआ? गेट बंद मतलब कनेक्शन जुड़ गया, तो डॉट मतलब अब करंट चल रहा है, समझा? ऑफ नहीं लिखा है, ठीक है? ओके, तो ऑफ को हम बोलेंगे ओपन सर्किट, क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट है, कनेक्शन टूटा हुआ है। ऑन को बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्लोज्ड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, पता है कभी कभी आपने देखा होता है, आप जो मशीन मशीन कभी खोले होते हो, पता है 2-3 वायर जुड़े होते हैं एक जगह, ज्वाइंट किया होता है, तो ज्वाइंट कैसे दिखाओगे? वायर के ज्वाइंट कैसे दिखाओगे? तो अगर वायर का ज्वाइंट है, मान लो कि 3 वायर, 2 वायर का ज्वाइंट है, कैसे दिखाओगे? एक डॉट ऐसे। 3 वायर आया तो ऐसे दिखाओ, 4 वायर जुड़े हुए हैं तो ऐसे दिखाओ, ऐसे डॉट से दिखाओ। समझ गए? हर बुक में 3 से फोटो दिया हुआ है तो समझ लो ये ज्वाइंट। डॉट का मतलब तीनों वायर यहाँ आके जुड़ रहे हैं तो दिखाओ। और ऐसे अगर एक ही जगह जुड़े हुए तो ऐसे दिखाओ, जितने चाहिए उतने दिखाओ, ठीक है? तो सर्किट मतलब फाइनाइट ही होंगे ना, ठीक है? ये हो गया किसी वायर के जॉइंट को दिखाने का तरीका। अच्छा, क्या हर बार वायर जॉइंट ही होगा? नहीं, मान लो कि एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है, तो कैसे दिखाओगे? तो दैट इज यूज्ड फॉर लाइक दिस, ऐसे, और ये जंप और ऐसे। तो ये क्या होगा पता है? वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। ये क्या है? वायर क्रॉस कर रहे हैं पर ज्वाइन नहीं हो रहे, विदाउट जॉइनिंग।
कोई दिक्कत नहीं? फिर देखो, मान लो कि बल्ब आ गया, तो बल्ब को आपको ध्यान रखना है, अब से सिंबल ये यूज होगा, बस ये, ठीक है? ओके, ये साइड में उन्होंने बल्ब बनाया भी है, रियल बल्ब भी बनाया है, ठीक है, पर आपने वो ड्रॉ नहीं करा, आपने ये ड्रॉ करने का। अब देखो बेटा, इधर देखो, बटन बल्ब ऑफ है तो ऐसे, बल्ब ऑन है तो ये बटन बल्ब ऑन, ठीक है? सच में ऐसा ही होता है, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा ही होता है, और ऐसे ही दिखाते हैं। हाँ, ओके, अब देखो पढ़ा है रजिस्टर, रियोस्टेट। देखो मैं आपको रजिस्टर अब अभी समझा नहीं पाऊंगा, पहले मुझे समझना पड़े बच्चे, पहले समझना पड़ेगा ओम्स लॉ। अभी ध्यान रखो कि रजिस्टर का सिंबल ये होता है, रियोस्टेट का ये होता है, इनका मीनिंग क्या है आगे आने वाले टॉपिक में समझूंगा। तो अगर रजिस्टर है, सर्किट में रजिस्टर है, कैसे दिखाओगे? ऐसे जिगजैग। अच्छा, आपको ये देखिए क्या लग रहा है, बहुत सारी रुकावट हो गई है कि नहीं है? बस उसका रुकावट ही होता है, समझाऊंगा मैं। उसको लिखते हैं आर से, ये रजिस्टर। अब सुनो, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, ये होता है फिक्स रजिस्टर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर रजिस्टर की वैल्यू फिक्स है तो बोलेंगे ऐसा सिंबल, अगर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आता है वेरिएबल रजिस्टर। उसको ऐसे ड्रॉ करके और उस पर आप दिखाते हो ऐसे एरो ड्रॉ करो, ऐसे तिरछा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रजिस्टेंस। ये सिर्फ रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है रियोस्टेट, उसको आप दिखाओगे, वो क्या काम आता है मैं उसको सब आपको बताऊंगा। अभी ऐसे करना है, फिर उसके ऊपर ऐसे करके ऐसे और ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या होता है मैं बताऊंगा। तो रजिस्टर का सिंबल ये, वेरिएबल रजिस्टर मतलब ऐसे करके एरो, और रियोस्टेट मतलब ऐसे करके फिर ऊपर से ऐसे टपका मारना है ऊपर ऐसे, समझ गए? फिर आता है अमीटर, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, और वोल्ट मीटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। सर्कल करके ए लिखा तो अमीटर, और बी लिखा तो वोल्ट मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे सिंबल बुक में दिए हुए हैं, आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। सबका सिंबल आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिससे क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अभी मैं बता रहा हूं, आप याद कर लो, उसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको थोड़े समय बाद में, क्योंकि उसका भी वो टॉपिक आया नहीं है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सब बताऊंगा। अभी ये ध्यान रखो कि किसी भी सर्किट में अगर हम अमीटर लगाते हैं तो वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है। अमीटर क्या करता है? इट मेजर्स दी करंट, करंट बताएगा भाई इस वायर में कितना करंट है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, वो कम बताएगा। ये इसका कांटा 1 पे आया मतलब 1 एम्पियर, 2 पे आया 2 एम्पियर। इसमें अपने होगा गाड़ी में दिखा होगा ऐसे, वो कांटा कांटा आता है 10 20 30 में से कांटा ही होता है ऐसे, ठीक है? तो सर्किट के अंदर में अमीटर बताएगा करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू, और उसको जब कनेक्ट करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे? सीरीज में जोड़ोगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसका मीनिंग भी बहुत डीप में थोड़ा होता है, वो समझेंगे। फिर आता है वोल्ट मीटर। ये क्या करता है? ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा जुड़ा होता है पैरेलल से। इसका भी मीनिंग है बताऊंगा पैरेलल क्या होता है, ठीक है? अगर आपने पहले का डायग्राम ऑब्जर्व किया होता तो थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा, पर कोई बात नहीं, अभी ध्यान, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? एमसीक्यू ये फिलअप्स या फिर गणवेट में बनता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है पहले भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी रजिस्टर, सब रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट, इनका मीनिंग बताऊंगा। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वो क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है? वो भी पार्ट आया नहीं है, वो पे आने से पहले इन्होंने वो वर्ड दिए वो तो पे समझना पड़ता है, याद तो करना पड़ेगा ना। वो आएगा तो आपको ऑटोमेटिक से समझ आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग। अब एक बहुत ही फेमस लॉ है ओम्स लॉ।
नहीं, आज आधा घंटा लंबा खींचेंगे, लेक्चर लेट हो गया ना बेटा। तो क्या मतलब होता है ओम्स लॉ? और बहुत ही फेमस लॉ है। क्या बोलती है, क्या बोलना चाहता है वो समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो भी समझेंगे। तो अब ओम्स लॉ यहाँ तक भाई कोई दिक्कत है मुझे बोल दो, मैं डाउट सॉल्व कर लेता हूँ, वरना मैं ओम्स लॉ की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? पक्का पक्का? ठीक है, अगर इतना आता है तो सारे बच्चे एक काम करो, पेज नंबर जो एग्जाम्पल 12.2 है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 12.2 और नई बुक में 11.2, उसके जो क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। अरे हाँ के ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो, आपके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, क्या दी हुई है, वो निकालो फटाफट। नेत्रा बेटा क्वेश्चन मिल गया ना आपको? ओके, क्या है? 6 जुलाई, ठीक है। जिसका ये हो गया है वो अब ये पेज पढ़ो। ओए, जादू क्या हुआ? जादू हो गया, क्या हुआ? बताऊंगा। हाँ भाई निकल, इसका आंसर निकल। हर बार आंसर निकल, कैसे है वो समझाना है, इसमें लिखा हुआ है तो वो चलेगा नहीं। आंसर आ गया? ये भी मान के लेने, पानी मांग के लेने। सर मेरी बोतल तो खाली भी खत्म की सर, घर ले जा सर, उसको ना ठंडा पानी पीने में दे दे उसकी मम्मी। सर हमारा करे वो खाना और बाइंडर गैस लग जाती है के वाला मम्मी दूसरा कौन सा तो थर्ड वाला या सेकंड वाला है? थर्ड वाला। भाई जिससे नहीं हो ऑलरेडी को इसमें करना ही क्या है? भाई तेरे लिए है, नहीं आता है, इसमें क्या कर सकते हैं, है क्या नहीं? बोल रहा है तो इसके बाद तुरंत इसके बाद वो तो बोला आधा घंटा लंबा खींचेंगे, वो आज थोड़ा पीछे पोस्टपोन किया है। मम्मा है मम्मा आ गए? कहाँ है? सर आपको ट्यूशन तो क्या हुआ, कोई नहीं, वो आधा घंटा लेट बैठेंगे। होमवर्क पहले ये तो पढ़ लेते फिर लिखते। दूसरा क्वेश्चन वो पीछे है, उसके लिए भी मैंने ओम्स लॉ पढ़ा नहीं है ना, ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन तो वो भी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो वेट करो। ठीक है, देखो अब मैं करवा रहा हूँ, किस किस से हो गया? हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? रानी को समझ में आया कि नहीं आया? तो यूं तो कर रही है ना, क्यों नहीं दिया इसके समझ में नहीं आया तो? अच्छा क्यों कितना वो मालूम नहीं पड़ा है ना? है, क्यों दिया हुआ है देखो बेटा, ईच कुलोम, ईच मतलब 1 लिखा है ना, ईच मतलब 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मच एनर्जी, बेटा हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स क्या होता है? ई मतलब वर्क, वर्क निकालना है, सही है। इज गिवन टू ईच कुलोम मतलब क्यू 1 कुलोम।
पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, वोल्ट 6 दिया, समझे? अरे हाँ के ना, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V कितना है 6, W निकालना है और Q दिया हुआ है 1 ईच। 6 1 जा 6 जूल, वर्क तो जूल में आता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए? ये क्या नहीं समझ में आया था इसमें? नहीं मतलब तो ये समझ आया था कि W निकालना है। अच्छा वोल्ट दिया, मालूम पड़ गया था, ये चार्ज दिया, ये मालूम नहीं पड़ा था, है ना? अब मालूम पड़ गया, वो ईच वर्ड से मालूम पड़ता, ठीक है? तो हर बार वैल्यू नहीं दी होगी, थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है? ओम्स लॉ क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर चैप्टर को, मतलब इस क्लास को यहीं रोकेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब ध्यान सुनना बेटा, सब सुनो यहाँ पे अभी। ओम्स लॉ, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ बना है कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए बना है? मतलब मेटल्स के लिए, जिनके अंदर में करंट आराम से फ्लो कर सकता है, पहली बात तो, ठीक है? ये लॉ देखो, मुझे बात बताओ, वोल्ट क्या होता है? बैटरी कितना ताकत लगा रही है, वही बोल रहा हूँ, वोल्ट 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मतलब 10 जूल की ताकत लग रही है 1 कूलम चार्ज, सही बात है? अरे हाँ क्या ना, तो अभी 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 ना वोल्ट को आप धक्का मानो, जैसे धक्का मान लो उसको, और करंट क्या होता है, कितना चार्ज चलेगा? तो ज्यादा धक्का मारोगे तो चार्ज ज्यादा चलेगा, और कम धक्का मारोगे तो चार्ज कम चलेगा। अरे हाँ क्या ना, अब याद करो अपनी 8th क्लास, एक चीज को बढ़ाया दूसरी भी बढ़ी तो तुझे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया कि नहीं आया? है ना? अरे यस और नो? नंबर ज्यादा आए शाबाशी भी ज्यादा मिलेगी, नंबर कम आए शाबाशी भी कम मिलेगी, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, नंबर और शाबाशी साथ में बढ़ रहे हैं और साथ में घट रहे हैं। अरे हाँ क्या ना, तो वोल्ट धक्का ज्यादा मारोगे तो करंट भी ज्यादा चलेगा, धक्का कम कम मारोगे तो करंट भी कम कम चलेगा, तो दोनों एक साथ में बढ़ रहे हैं, साथ तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ा, एक के कम होने से दूसरा भी कम हुआ, तो जब दोनों साथ में बढ़े और साथ में कम हो से बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं उसको? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, पाइप में सप्लाई है पानी की, नल कम खोला तो पानी कम निकला, नल को ज्यादा खोला तो पानी ज्यादा निकला। अरे यस और नो? ये भी क्या है? डायरेक्टली, जितना उसको ओपन किया और जितना पानी निकला वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा खोलोगे ज्यादा निकलेगा, कम खोलोगे तो कम निकलेगा, तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओम, इस ओम ने कोई खास काम नहीं है, इसने क्या किया? सिंपल सी चीज, इसने क्या किया? सबसे पहले तो एक वायर लिया, उसके आगे जोड़ दिया अमीटर, क्या जोड़ दिया? अमीटर, ठीक है? और उसने एक बार बैटरी ली, एक बार 10 वोल्ट की बैटरी ली, तो मान लो कि करंट, जब 10 वोल्ट की बैटरी ली तो करंट आया 2 एम्पियर, इमेजिन करो कैसे। फिर उसने दूसरी बार 20 वोल्ट की बैटरी ली तो करंट आया, लेट अस सपोज करो कि 4 एम्पियर। फिर 30 वोल्ट की बैटरी ली, करंट आया 6 एम्पियर। तो बोला कि यार गजब है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, और बढ़ना भी चाहिए भाई। वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन में बढ़ने वाली लात, धक्का, तो धक्का जोर से पड़ेगा तो वो जोर से भागेगा, तो चार्ज जितना जल्दी जल्दी भागेगा उतना ज्यादा ज्यादा करंट होगा। भाई करंट क्या होता है? कितना चार्ज बाहर निकल रहा है। अरे हाँ के ना, तो लात जब जोर से पड़ेगी तो ज्यादा चार्ज बाहर निकलेगा। अरे यस और नो? जैसे कि स्कूल में जब अपने ब्रेकफास्ट होता है, मैं बोलता हूँ 5 गिन रहा हूँ, और जब मैं कुछ नहीं बोलता तो सब आराम से बाहर निकलते हैं अपने कन्वीनियंस में। पांच पांच गिन रहा, एक तो 2 में तो लाइन बन जाती है, आप समझे? तो वो ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ, ठीक है? अरे हाँ के ना, तो लात बढ़ाई तो करंट बढ़ा, तो जब दो चीजें एक साथ में बढ़े, एक साथ में करते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स ने ये बोला कि भाई जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो उसने बोला कि किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सिंबल किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, सो व्हाट इज ओम्स लॉ? द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, या फिर द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा किसमें होता है? कंडक्टर में होता है, ऐसा हर किसी में फॉलो नहीं होता।
क्योंकि कुछ चीजें इंसुलेटर भी होती है, कुछ चीजें सेमीकंडक्टर भी होती है, ये हर जगह लॉ अलग अलग होता है। तो कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ, बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको मैंने नाइन्थ में बताया भी था कि जब भी हम ये सिंबल हटाते हैं तो पता है क्या आता है, कांस्टेंट। ओके, तो जब भी हम ये सिंबल हटाते हैं तो क्या, तो जब हम ये सिंबल हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं R इज इक्वल टू आई। आई तो है ही है, और इसका हटने से क्या सिंबल आया, ये पता क्यों आता है, ये सिंपल है, आप खुद सोचो समझना। एक पैकेट है बिस्किट का, उसके 5 रुपए, ठीक है, अरे हाँ क्या ना, ओके। एक है टोटल कॉस्ट और एक है कितने पैकेट लिए, नंबर ऑफ पैकेट। आप नंबर ऑफ पैकेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। 5 पैकेट 50 रुपए, 10 पैकेट 100 रुपए, अरे हाँ क्या ना। तो टोटल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैकेट्स, अरे हाँ क्या ना। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, एक पैकेट का पैसा इनटू नंबर ऑफ पैकेट, अरे हाँ क्या ना। बस समझ में आई कि नहीं। तो ये जो सिंबल हटाया ना, इसकी जगह ये 5 आया कांस्टेंट, वही है, अरे हाँ क्या ना, ये वही वो कांस्टेंट है ना, ऐसे आंसर निकलेगा ना। इस केस में वो कांस्टेंट क्या है, 5, क्योंकि एक का पैसा कितना था, 5। हर केस में अलग अलग होता है। तो वोल्टेज और आई के केस में एक सिंबल आता है आर, अब इसकी वैल्यू कितनी है वो हर वायर के लिए अलग अलग होती है। कॉपर का वायर है तो अलग है, अरे वेफर लिया तो अलग, फ्रिज लिया तो अलग, तो 10,000 आएगा, एक से 10,000 20,000 का भी आता है। कार ली तो अलग, 10 लाख 20 लाख 5 लाख 30 लाख ऐसा आएगा। पर जितनी कार लोगे उसको मल्टीप्लाई करो एक कार के पैसे से, अरे हाँ के ना। एसी लिया तो अलग आएगा, अरे हाँ के ना। ये तो हमको मालूम नहीं है पहली बात, बस ये इसलिए ऐसा ऐसा यहाँ फॉलो होता है। तो जब भी ये सिंबल आता है एक एक नंबर आता है, वो नंबर डिपेंड इस पर करेगा कौन सा मटेरियल है। कॉपर का है तो उसका आर अलग होगा, आयरन का वायर है तो उसका आर अलग होगा, हर एक का आर की वैल्यू अलग होगी। तो आयरन के लिए वो फिक्स है, बात समझ आई। अरे बिस्किट का पैसा तो फिक्स ही होगा ना। तो अगर आपने बिस्किट से गए एसी पे तो क्या अभी ये चेंज होगा कि सेम रहेगा, चेंज होगा। तो अगर आपने कॉपर से स्विच किया आयरन पे तो चेंज, आयरन स्विच किया एल्यूमिनियम पे तो चेंज। तो ये आर कुछ नहीं है, कांस्टेंट हटाने से जो एक नंबर आता है इसको हम बोलते हैं आर। तो ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये कांस्टेंट है, तो ये आता ही है। और इसको ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, जो भी आपने वायर लगाया था उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब तो इस वर्ड से मालूम पड़ रहा है रेजिस्ट, कुछ रुकावट आएगी। अब वायर के अंदर क्या हो रहा है सब मालूम है भैया, रेजिस्टेंस है, रुकावट है, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज, याद तो सब है। पर वायर के अंदर क्या हो रहा है, ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है, कहां से आ रही है, कौन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये समझना, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि ये रुकावट हर जगह होगी ही होगी, इसको आप जीरो नहीं कर सकते। वो रुकावट कैसे आती है, क्यों आती है, ठीक है, वो पढ़ना है पर वो अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर, ठीक है ना। तो आज यहीं रुकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं, निकल पड़ा, समझ में आ गया। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ओके, ये ओम्स लॉ के अंदर ऐसा आता है। Which one?